नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एजुकेशन क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे साइंस के बारे में। पिछले 4 क्लासेस में हमने साइंस के बारे में चर्चा किया था दोस्तों। कुछ 20 चुनिंदा क्वेश्चन आप लोगों के लेके आए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। सामने ही रेलवे का एग्जाम्स है दोस्तों। एनटीपीसी का डेट दिया गया है 15 दिसंबर को। उसका स्टेटस चेक भी हो चुका है दोस्तों, आप लोगों को आई होप सो पता होगा। पीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स हैं आने वाले हैं, और स्टेट पुलिस का भी एग्ज़ाम्स जल्दी ही निकलने वाले हैं। नोटिफिकेशन जैसे नोटिफिकेशन निकलता है आप लोगों को ज़रूर इत्तला कर दिया जाएगा हमारी तरफ से। और कुछ एग्ज़ाम्स CHS, SSC, CGL, CHSL, ये सब एग्ज़ाम्स जो हैं आने वाले दिनों में होने वाले हैं। और इन सारे के सारे एग्ज़ाम्स में दोस्तों साइंस का एक बहुत ही महत्व रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि रेलवे में तो अलग से साइंस के लिए 30 नंबर दिया जाता है दोस्तों ग्रुप डी में। और एनटीपीसी में आपको बता दूं जीके का मतलब जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चंस आता है 40 आता है CBT 1 में। तो उनमें से आप लगभग पकड़ के चलिए 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक साइंस का ही आएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब आएगा। लेकिन साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज एनटीपीसी में भी है, तो हम लोगों को उसी हिसाब से पढ़ना है। आज भी हम आपके लिए 20 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Cobalt-60 is used for cancer treatment. It emits which rays? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स रेज? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। Cobalt-60 जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। यहाँ से हम लोगों को ये पता चल जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये कौन से रे को यूज़ किया जाता है? Cobalt-60 को जब दिया जाता है इंसान बॉडी में, तो वो कौन सा रे को यूज़ किया जाता है? अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, एक्स रे। सारे के सारे जो है रेडियो एक्टिव रेज है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे जो हैं रेडियो एक्टिव रेज हैं, पर इनमें Cobalt-60 को किस तरह से पुश किया जाता है ये बताइए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, गामा रेज, ठीक है। गामा रेज के थ्रू ये रेडियो एक्टिव को दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो होता है दोस्तों कोबाल्ट में, ये एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है दोस्तों। सिंथेटिक रेडियो एक्टिव जैसे कि मैंने बताया आइसोटोप है, ठीक है। तो ये इंसानी शरीर में दिया जाता है कोबाल्ट का, ठीक है। इसका हाफ लाइफ ऑफ क्या होता है? हाफ लाइफ कितना होता है? 5.2714 ईयर्स, ठीक है। याद कर लीजिए दोस्तों, ये प्रोड्यूस करता है आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो Cobalt-60 है गामा रेज के थ्रू बॉडी में क्या पुश करता है दोस्तों? एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता है दोस्तों। याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गैस यूजुअली फील्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज? इलेक्ट्रिक बल्ब में दोस्तों कौन सा गैस पाया जाता है? पिछले एक वीडियो में मैंने बताया भी था इसके बारे में। आई होप आप लोगों को याद होगा। अगर याद है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही है दोस्तों बताइए। नाइट्रोजन दोस्तों। नाइट्रोजन जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन पाया जाता है आप। और कौन सा गैस पाया जाता है दोस्तों? आर्गन पाया जाता है, ठीक है। याद कर लीजिए, आर्गन पाया जाता है और नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेयर में अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो दुनिया में जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला गैस कौन सा है अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? याद कर लीजिए, नाइट्रोजन ही होगा दोस्तों। नाइट्रोजन कितना % है दोस्तों? 78%। 78% है नाइट्रोजन दोस्तों, याद कर लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन कितना मिलता है दोस्तों इन जो दुनिया के एटमॉस्फेयर है दोस्तों, उसमें 21%, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन जैसे मैंने बताया, ये सारे कितने हैं? 1% के हैं। सारे के सारे जो हैं 1% में आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सा है दोस्तों जो केमिकल प्रॉपर्टी है? बताइए। रेडियो एक्टिविटी, सोल्युबिलिटी, डेंसिटी या ऑल ऑफ द अबव? ये कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों बताइए। कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, रिएक्टिविटी।
ठीक है। ये रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिविटी क्या है दोस्तों, जहाँ पर दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाता है। जिस चीज़ में दो या उससे ज़्यादा जो सब्सटेंस को मिला के एक नया कॉम्बिनेशन बना के एक नया सब्सटेंस बनाता है, उसे रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है दोस्तों, दो से ज़्यादा, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेड डाटा बुक कंटेन्स, रेड डाटा बुक का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। वो रेड डाटा बुक है क्या, एक्चुअली ये पूछा गया है दोस्तों। वो क्या 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 उसका महत्व है, ये है, ये जो दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, ये रेड डाटा बुक है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, रेयर मिनरल्स के लिए बारे में लिखा हुआ है इसमें। वैनिशिंग रिवर जो है वैनिश हो रहे हैं अभी, जो रिवर कम हो रहे हैं दुनिया में, ठीक है, उसके रिलेटेड है। रेड पंडास जो मिलते हैं दोस्तों, रेड पंडास के बारे में है। या रेयर प्लांट्स एंड एनिमल अंडर थ्रेट, जो कुछ प्लांट्स है दोस्तों जो दुनिया में अभी कम मिल रहा है, ठीक है। कुछ एनिमल है जो अभी जो लुप्त हो रहे हैं, ठीक है, दुनिया से। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको रिलेटेड कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बताइए। अच्छा, रेड डाटा बुक मतलब ये नहीं कि रेड पंडास होगा, ठीक है, ये गलत है। ये आंसर सही है दोस्तों, रेयर प्लांट्स एंड एनिमल अंडर थ्रेट, जो अभी एनिमल जैसे कि टाइगर, ठीक है, टाइगर बहुत कम मिल रहा है, ठीक है, वो अंडर थ्रेट में है। उसकी जो संरक्षण है वो बढ़ाया जा रहा है दोस्तों, उसके लिए टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है देशों में। कुछ रेयर प्लांट्स है, जो पौधे हैं, कुछ पेड़ हैं, वो रेयर मिल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं दोस्तों। उसी को लेकर ये जो है रेड डाटा बुक को बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ एनिमल, फंगी, जितने भी सारी चीज़ें हैं, एल्गी, फंगी, जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे जो अंडर थ्रेट में हैं, जो कम हो रहे हैं दिन ब दिन, उनको लेकर ये डाटा बुक बनाया गया है। ये एक रशियन फेडरेशन बुक है दोस्तों, याद रखिए, रशियन फेडरेशन बुक है दोस्तों, रशियन फेडरेशन बुक है, याद रखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस है दोस्तों, ये पूछा गया है, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया, काइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम्स, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। व्हाट ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो होता है दोस्तों, सालक संश्लेष जिसे कहा जाता है पेड़ों में, ग्रीन प्लांट्स में, वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है दोस्तों, वो क्लोरोप्लास्ट के चलते पॉसिबल होता है। क्लोरोप्लास्ट के चलते वो ग्रीन पत्ते पे वो फोटोसिंथेसिस होता है दोस्तों। और ये कैसे होता है, ये जो है ऑर्गेनल प्लांट्स या बैक्टीरिया सेल्स में ये पाया जाता है। ये इस तरह से जो सूरज की रोशनी से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज, गोबर गैस में इनमें से कौन सा गैस मिलता है दोस्तों, ये पूछा गया है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन या हाइड्रोजन, कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बताइए। मीथेन इज द राइट आंसर दोस्तों। गोबर गैस में हमेशा याद रखिए मीथेन, इसका किसे क्या कहा जाता है, CH4, ठीक है, इसका केमिकल नेम है CH4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, अच्छा, इनमें से ये सारे के सारे जो हैं ब्रेन में ही पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि सेरिब्लम, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे जो ब्रेन्स में हैं। तो ये पूछा गया है जो आपकी मेमोरी जो हम लोग स्टोर करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर का मेमोरी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है, उसी तरह से ह्यूमन ब्रेन का जो मेमोरी, जो इसके लिए कौन सा इनमें से कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन में, ठीक है, ये बताइए। सेरिब्रम है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, सेरिब्रम है या ऑल ऑफ द अबव है। आंसर आता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। सेरिबेलम इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है, हम जो देखते हैं या जो सुनते हैं उसकी जो मेमोरीज होती हैं, हमारी मेमोरी पावर जो होती है वो सेरिब्रम से ही होती है दोस्तों। अच्छा, आपको थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑप्शन सी के बारे में। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या है दोस्तों, सेरिब्रम क्या आ जाता है, ये अपर मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ये ऊपर का हिस्सा होता है। ब्रेन जो है, अगर ये ब्रेन है तो ये ऊपर का हिस्सा जो होता है वो सेरिब्रम होता है, ठीक है, याद कर लीजिए। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, ये जो आप देते हो, मतलब जो मीनिंग अब हम जो देखते हैं वो रिसीव करते हैं आंखों के थ्रू, ठीक है, या जो टच होता है वो टच को महसूस कर पाते हैं दोस्तों,
या जो जिस तरह के हम लोग जो उसके बाद जो हम कौन सा जजमेंट करते हैं, किस तरीके से हम लोग को रिएक्ट करना है, ये सारा कुछ जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए सेरिब्रम है, इज वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से प्रेजेंट करना, इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से उसको जज करना, ये सारा काम इसी से होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कंट्रोल ऑफ बॉडी, कंट्रोल ऑफ बॉडी भी कहा जाता है इस पार्ट को, क्योंकि ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आपका पूरा माइंड में जो भी चीज़ें चलता है, जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हो, जिस तरह का आपका मूवमेंट है, जिस तरह का एक्शंस है, वो लगभग सेरिब्रम जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है दोस्तों? मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा एक फंक्शन है, ठीक है, ये बहुत सारे फंक्शन का एक एक्यूमुलेशन है, ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे सांस लेता है हम, जो जैसे सांस लेते हैं इसको कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। अच्छा, कार्डियक फंक्शन, जो हार्ट बीट जो पंप होता है दोस्तों, ठीक है ना, जो हार्ट बीट पंप होता है ये ऑटोमेटिकली होता है, तो ये किसके थ्रू होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू होता है। रिफ्लेक्स होता है, वॉमिटिंग, जो हम लोगों को वॉमिटिंग आती है, या काफिंग, स्नीजिंग, मतलब जो है कफ होना, ठीक है, कि कहीं पर मतलब स्वेलिंग हो जाना बॉडी में, जो फूल जाता है, कहीं पर अगर ठोकर लग जाता है तो फूल जाते हैं, कहीं पे चोट आता है तो फूल जाते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नो कैलोरीज? इनमें से कौन सा चीज़ है जिसमें कोई कैलोरी नहीं होता है? कैलोरी तो हालांकि सब में होता है, लेकिन एक ऐसा चीज़ है जिसमें नहीं होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या अल्कोहल, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। याद कर लीजिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, अल्कोहल में, सारे के सारे में कैलोरीज होती है, हालांकि सब में ही होती है। सिर्फ एक चीज़ है जो विटामिन है उसमें कोई कैलोरी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट नेचुरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल क्लाइमेट? व्हाट नेचुरल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल क्लाइमेट? ग्लोबल क्लाइमेट के लिए इनमें से कौन सी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। फॉरेस्ट फायर होता है जैसे कि आग लग जाना फॉरेस्ट में, ठीक है, इतने सारे पेड़, जो पशुएं हैं, जो जितने पंछी है, सारे कुछ जो है मर जाते हैं, बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन जाता है वो डिज़ास्टर। सोलर एक्टिविटी, जो सोलर एक्टिविटी मतलब जैसे कि सूरज का किरणों की वजह से जितनी भी जो है प्रॉब्लम होती है, जो यूवी रेज आती है दोस्तों, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं। मेल्टिंग परफॉर्मोस्ट, ये क्या कहा जाता है दोस्तों? जैसे कहीं पर जो सूखा पड़ जाना, और सूखे की वजह से जो मतलब जो मिट्टी है वो धंस जाना, ठीक है, वो जो मिट्टी धंस जाता है उसे परफॉर्मोस्ट कहा जाता है, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव? कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों बताइए? आंसर सही है दोस्तों ऑप्शन डी। इन सारे के सारे वजह से जो है ग्लोबल क्लाइमेट जो प्रॉब्लम में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट का जो चेंजेस है, जिस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, ये बहुत फास्टली चेंजेस हो रहे हैं इसकी इन तीनों की वजह से, ठीक है। ये तो रहा नेचुरल कॉजेज। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन मेड कॉजेज, अगर पूछा जाए ह्यूमन मेड कॉज अगर पूछा जाए, ये तो नेचुरल है दोस्तों, प्राकृतिक है। जो इंसानों द्वारा होता है वो कौन सा है? डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ पौधे कट जाते हैं दोस्तों, इतने सारे पेड़ पौधों को जो जंगल काट के साफ़ किया जा रहा है, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ये ग्लोबल क्लाइमेट हो रहा है दोस्तों। सूखा पड़ रहा है हर जगह पे, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओवर पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो रहा है। हर सिटी में अगर आप देखेंगे, हर जगह पे अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन बहुत हाई है अभी, ठीक है, बहुत हाई है। नॉट ओनली इंडिया और चाइना को छोड़ के भी जितनी भी सारी जगहों पे हैं, उनकी जो परसेंटेज अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन का, तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लैंड फील्ड्स, जो लैंड जो फील्ड हो जाता है, जैसे मैंने बताया धस हो जाता है, जैसे कि लैंड को जैसे मिट्टी उठा लेना, ठीक है, कहीं से जो अंदर की चीज़ें हैं वो उठा देना, फिर वहाँ पर धस आ जाता है, तो वो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। माइनिंग जो होता है, जैसे कि कोयला माइनिंग या जो मिट्टी का माइनिंग होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये सारा माइनिंग की वजह से भी जो ऑलरेडी खनिज पदार्थ हैं हमारे धरती के अंदर का चीज़ें, उनको भी जो है निकाल लिया जा रहा है, तो वो निकालने की वजह से ऊपर का जो भारी हिस्सा है, जो सरफेस है, वो गिर जा रहा है दोस्तों, ठीक है, वो उसमें प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, उसमें धस आ जा रहे हैं। फर्टिलाइजिंग यूज़, फर्टिलाइज़र जो चीज़ें यूज़ हो रही है दोस्तों, कि बहुत सारे केमिकल यूज़ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, और वो ये एक भी चीज़ें जो सही नहीं है,
हमारे धरती के लिए, हमारे दुनिया के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है, धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक हो रहा है दोस्तों। प्राकृतिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो ह्यूमन मेड कॉजेज़ हैं, जो मैंने बताया ये 5 कॉजेज़ जो इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं, इसे हम लोग रोक सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ ब्रेन इनमें से किसे कहा जाता है बताइए? स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या कहा जाता है? पढ़ाई होती है जो ब्रेन को लेकर, अभी जो हमने बताया ब्रेन को लेकर पढ़ाई के बारे में, तो बताइए न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, फर्नोलॉजी या न्यूरोबायोलॉजी? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही बताइए? ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, याद कर लीजिए। ब्रेन को लेकर जो पढ़ाई होती है फ्रेनोलॉजी से कहा जाता है। ठीक है, जो ब्रेन को लेकर पढ़ाई होती है फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, न्यूरोलॉजी अगर पूछा जाए तो न्यूरोलॉजी किसके साथ रिलेटेड है दोस्तों? ये नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है, याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा न्यूरोबायोलॉजी या न्यूरोसाइंस जिसे कहा जाता है, ये जो पढ़ाई होती है ये किसके साथ रिलेटेड है? ये भी नर्वस सिस्टम के साथ ही पढ़ाई होती है। ठीक है, इसे भी नर्वस सिस्टम को लेके ही पढ़ाई को न्यूरोबायोलॉजी भी, न्यूरोसाइंस भी कहा जाता है और न्यूरोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखिए। नेफ्रोलॉजी क्या होता है दोस्तों? किस चीज़ का स्टडी को कहा जाता है? किडनी को, किडनी के स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केमिकली मार्बल इज नोन एज, जो केमिकली मार्बल होता है वो दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या किस रॉक से या किस पत्थर से बनते हैं, वो बताइए मुझे। कैलकेरियस रॉक, सिलिशियस रॉक, एग्रीलिशियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा पत्थर जो है सही आंसर होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, याद कर लीजिए, कैलकेरियस रॉक्स। ठीक है, केमिकल मार्बल को जो है कैलकेरियस रॉक भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो केमिकल मार्बल है कैलकेरियस रॉक कहा जाता है। अच्छा, इसमें आपको बता देता हूँ, ये इसमें क्या होता है? कार्बोनेट मिनरल्स, इस रॉक में कार्बोनेट मिनरल रहता है दोस्तों, कार्बोनेट मिनरल रहता है, जैसे कि कैल्साइट या डोलोमाइट। जो डोलोमाइट तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, डोलोमाइट या कैल्साइट। ठीक है, याद कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है केमिकल मार्बल में? सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोनेट मिनरल्स रहता है इसके वजह। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच एनर्जी सोर्स जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट? इनमें से कौन सा एनर्जी है जो रेडियो एक्टिव वेस्ट को बनाता है? इनमें से कौन सा सोर्स है बताइए दोस्तों? न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, हाइडल पावर या ऑल ऑफ द अबव? कौन सा आंसर सही होगा? जैसे कि आप देख पा रहे हो RAD वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है? न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर होता है व्हिच एनर्जी सोर्स जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये न्यूक्लियर पावर जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट को जनरेट करता है, यही एक सोर्स है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लांट्स डेवलपिंग इन ड्राई कंडीशंस आर, जो प्लांट्स ड्राई कंडीशंस जैसे कि सूखी जगह पे सूखा पड़ जा रहा है, जहाँ जैसे कि डिजर्ट हो गया, इस तरह का जो सूखा जगह है वहाँ पर जो प्लांट्स बनते हैं या बढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लिथोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स या ज़ेरोफाइट्स? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? ज़ेरोफाइट्स इज द राइट आंसर, ज़ेरोफाइट्स इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ज़ेरोफाइट राइट आंसर है जहाँ पर सूखा होता है ना, जहाँ से जैसे कि मैंने बताया सूखा। अच्छा, मुझे बताइए कि जहाँ पर जो प्लांट्स, जो पौधे पानी में जो बढ़ते हैं, पानी में जो मिलते हैं, जो पौधे मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोफाइट्स, याद कर लीजिए। ठीक है, ये सूखे कंडीशन में मिलता है और ये पानी में बढ़ते हैं, ये प्लांट्स या पौधे। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिप्नोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ये स्टडीज़ का क्वेश्चन मैंने कुछ लाया हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ जैसे कि हम लोग चेक कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी NTPC या रेलवे में आ रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा, जो है स्टडीज़ को रिलेटेड आ रहे थे। जैसे कि हिप्नोलॉजी हो गया, हिप्नोलॉजी किसे कहा जाता है? कौन से स्टडी को? ब्लड, नर्व्स, स्लीप या डिजीज़? बताइए दोस्तों। स्लीप जो नींद के स्टडी को हिप्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे हिप्नोटिस्ट होता है ना दोस्तों,
हिप्नोटिस्ट होता है जैसे कि आपका कॉन्शियस ब्रेन को, जैसे आप सोते हो तो आपका कॉन्शियस ब्रेन ऑफ हो जाता है उस टाइम पे। जैसे कि आपने हिप्नोलॉजिस्ट का नाम सुना है, ठीक है, तो हिप्नोलॉजी उसी से रिलेटेड है, स्लीप से रिलेटेड, ठीक है। ब्लड गन मैंने बताया है, हेमाटोलॉजी पहले भी पढ़ाया था, हेमाटोलॉजी याद कर लीजिए। नर्व जो सिस्टम है ये अभी मैंने पढ़ा है, नर्व का क्या है दोस्तों, नर्वस सिस्टम का भी पढ़ाया मैंने, क्या था वो, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी या न्यूरो साइंस भी कहा जाता है, न्यूरो बायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ, अच्छा कार्टोग्राफी जो है इसे, ये कौन, इनमें से कौन सी चीज़ किस चीज़ के रिलेटेड है, ये कौन सा साइंस होता है कार्टोग्राफी, कॉइन से, मैप से, कार्टून्स या नन ऑफ द अबव। ये मैप से रिलेटेड है दोस्तों, कार्टोग्राफी मैप से रिलेटेड, जो मैप बनाते हैं दोस्तों, जैसे कि मैप किसी देश का हो गया या किसी जगह का, जो से हम लोग मैप बनाते हैं, वो मैप के रिलेटेड अगर जो कहा जाता है उसे उसी की पढ़ाई को कार्टोग्राफी कहा जाता है। अब मैं पूछूंगा दोस्तों कॉइन्स को, कॉइन्स को क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉइन के स्टडी को या कॉइन कलेक्शंस जो होता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक, याद कर लीजिए, न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, ठीक है, कॉइन्स के पढ़ाई को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा कार्टून्स अगर पूछा जाए, कार्टून्स, कार्टून्स का बहुत सारे, जैसे इलस्ट्रेटर कहा जाता है, ठीक है, इलस्ट्रेशन या एनिमेशन या कॉमिक, ठीक है, जो कार्टून को बनाते हैं या कार्टून को लेकर पढ़ाई होती है या कार्टून जो से सीखते हैं लोग बनाना, तो उस स्टडी को जो है कॉमिक या एनिमेशन या इलस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ डायट्री सल्फर, डायट्री जो सल्फर होता है, डायट्री सल्फर, सल्फर इनमें से कौन से में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एक्चुअली मेजर सोर्स ऑफ डायट्री सल्फर किस में सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, मिनरल सॉल्ट में या ऑल ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, प्रोटीन इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा प्रोटीन में क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन में, प्रोटीन कंटेंट फूड्स और मेजर सोर्स ऑफ डायट्री सल्फर, डायट्री सल्फर क्या मैं बता देता हूँ, जैसे फूड लाइक एग्स, जो एग्स होता है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो है डायट्री सल्फर कंटेंट मिलता है, सल्फर सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिला जाता है एग्स में, ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स दैट रिजेंबल्स अ पिक्चर, अ ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स दैट रिजेंबल्स अ पिक्चर, जैसे कि हम लोगों को पता है दोस्तों, मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे, सप्तर्षि, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे आप स्टार्स होते हैं दोस्तों आसमान में, तो वो स्टार को अगर एक साथ देखेंगे, आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे जो पिक्चर्स बनते हैं दोस्तों, इमेजिनरी पिक्चर्स हैं लेकिन बनते हैं, जैसे सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि मंडल 7 स्टारों को मिला के वो जो है एक सप्तर्षि मंडल बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क बनाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो पिक्चर में बनता है, तो उस प्रक्रिया को या उस चीज़ को क्या कहा जाता है, गैलेक्सी, एस्ट्रॉयड, कॉन्स्टेलेशन या मिल्की वे। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप गौर से आंसर को देखेंगे, जितने भी ऑप्शन है वो देखेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो ही जाएगा। जैसे कि गैलेक्सी, गैलेक्सी दोस्तों एक ब्रह्मांड को कहा जाता है, यूनिवर्स को गैलेक्सी, ठीक है। एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो एस्ट्रॉयड होते हैं, वो एस्ट्रॉयड अलग है चीज़ें हैं। मिल्की वे जहाँ पर ये दुनिया घूमती है दोस्तों, जो जिसमें सन रहता है, और बाकी जो 8 जो प्लैनेट है अभी, वो सारे जो हैं जिस तरह से चक्कर लगाते हैं, उसकी जो दायरी है, उसका जो परिधि है, उसको मिल्की वे कहा जाता है। तो पढ़ा कि कौन सा रहा, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन याद रख लीजिए। वो ग्रुपिंग जो हम लोग करते हैं, ये जो बनाया जाता है, मान लीजिए जो पिक्चर्स बन रहे हैं अभी, ये जो पिक्चर्स बन रहे हैं, ये पिक्चर्स क्या है दोस्तों, ये इमेजिनरी पिक्चर्स होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इमेजिनरी पिक्चर्स जो ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स, इसलिए कहा गया ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स दैट रिजेंबल्स अ पिक्चर, इसे क्या कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। ये इमेजिनरी आउटलाइंस है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नाइट में, रात में जब देखते हैं, ये 88 सेक्शन में इसको भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, 88 सेक्शन, अभी तक 88 सेक्शन में इसे भाग किया जाता है। हो सकता है आपको पूछा जाए कि कॉन्स्टिलेशन को कितने भागों में भाग किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो याद रखिए 88 होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई, आंखों का जो रेजोल्यूशन होता है दोस्तों, फ़ोन में तो हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं तो उसका रेजोल्यूशन पूछते हैं दोस्तों, कितना रेजोल्यूशन है कैमरा है, ठीक है, उसका लेंस कितना पावरफुल है, ये पूछते हैं। तो हमारे आंखों का लेंस का पावरफुलनेस अगर पूछा जाए किसी से, तो ये क्या होगा बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, क्वेश्चन आया भी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है इस क्वेश्चन को। 576 मेगापिक्सल, 488 मेगापिक्सल,
360 मेगापिक्सल, 285 मेगापिक्सल, कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? आंखों का पावर के बारे में पूछा गया है। 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल है दोस्तों, याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, मेगापिक्सल मैंने बताया, जैसे कि आंखों के लेंस की जो उसको यूनिट जिसे मापा जाता है, ये मापा कैसे जाता है दोस्तों? इसके यूनिट का नाम क्या होगा? आंखों के लेंस को अगर मापा जाए, आंखों के जो हम लोग देखते हैं उसकी जो मेजरमेंट है, वो उसकी यूनिट क्या है दोस्तों? डायोप्टर, याद कर लीजिए, डायोप्टर पहले भी पढ़ाया था मैंने, ठीक है। डायोप्टर है उसका यूनिट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है दोस्तों? किस चीज़ का एग्जाम्पल है इनमें से? कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, लाइटनिंग इफेक्ट या नन ऑफ द अबव? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या कोई कंप्यूटर लैंग्वेज है दोस्तों, या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है दोस्तों, लाइटनिंग इफेक्ट है दोस्तों? इनमें से कोई या कोई भी नहीं है, ये बताइए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है दोस्तों, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो सेवियर थिंकिंग से किया जाता है, ठीक है। ये कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ना ही कोई लाइटनिंग इफेक्ट है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक होती है, जितने भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है, इसलिए ब्रेन के साथ रिलेटेड है, यहाँ पे थिंकिंग के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप बिलोंग्स टू, यूनिवर्सल रिसिपेंट पूछा गया है दोस्तों, मतलब जो ऐसा इनसा कौन सा ग्रुप है दोस्तों, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसिपेंट है, रिसीव कर सकता है, कि कोई भी ब्लड ग्रुप का हो लेकिन वो रिसीव कर सकता है? बताइए दोस्तों, ओ, ए, बी या ए बी? ए बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसिपेंट है। यूनिवर्सल गिवर अगर कहा जाए तो जो किसी को भी ब्लड दे सकता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? वो ब्लड ग्रुप है ओ। ओ नेगेटिव इज द ब्लड ग्रुप व्हिच कैन गिव टू द एनी ब्लड ग्रुप दोस्तों, कोई किसी का भी ब्लड ग्रुप हो लेकिन वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है दे सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लड ग्रुप जो फंक्शंस है दोस्तों, इसको डिवाइड किसने किया था, ये पता है आपको? अगर ये पता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। अगले क्लासेस में ये कमेंट मैं देखूंगा किसका आंसर सही रहा, ठीक है। ग्रुप के विभाजन को इनमें से कौन सा इन्वेंटर है जिन्होंने भाग किया था, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होम टास्क है, ये ज़रूर करके आइए, ठीक है। चलिए आज तक इतना ही था दोस्तों। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए थे आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चंस बड़ी बारीकी से बनाया गया है क्योंकि पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं दोस्तों, और खास करके रेलवे के एग्जाम्स में बहुत सारे ये जो क्वेश्चंस हैं रिपीट हो रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ कि साइंस का एक बहुत ही महत्व रहता है, किसी भी एग्जाम्स में रहता है दोस्तों, लेकिन हालांकि सबसे सामने जो दो बड़े एग्जाम्स हैं, एक तो NTPC है, इतनी सारी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, और जैसे कि आपका ग्रुप डी भी है, ठीक है। तो इनमें साइंस का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इनमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है हम लोगों को, ठीक है। साइंस में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, समझ के पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम रहा तो कमेंट्स में कमेंट करिए दोस्तों, हम लोग कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तब आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच जाए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।